नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम मुगलकालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल काल में शिक्षा का कोई पृथक विभाग नहीं था और न ही व्यवस्थित रूप से शिक्षा की कोई योजना ही बनाई गई थी। सद्रों द्वारा दान के रूप में शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की परिपाटी थी और उन्हीं की सिफारिश पर विद्वानों को धन, सम्मान और जागीरें दी जाती थी। इस प्रकार से मुसलमानों की शिक्षा पहले की भांति मदरसों और मकतबों के द्वारा तथा हिंदुओं की शिक्षा व्यक्तिगत प्रयत्नों एवं धनवान व्यक्तियों की सहायता से पाठशालाओं और विद्यापीठों के द्वारा चलती रही। परंतु मुगल बादशाहों ने शिक्षा के महत्व को समझा। उनमें से प्राय सभी शिक्षित थे और सभी ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। इस कारण मुगल काल में योग्य व्यक्तियों की शिक्षा का अभाव उस समय तक न रहा जब तक कि मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहा। इसी कारण इस काल में अच्छी साहित्यिक प्रगति संभव हो सकी। परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि मुगल काल में राज्य ने जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उसके प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव किया। बाबर को एक विद्वान शासक माना गया है और वह साहित्य का प्रेमी था। उसने दिल्ली में एक मदरसा स्थापित किया जिसमें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त गणित, भूगोल और नक्षत्र विज्ञान पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई। हुमायूं ने भी दिल्ली में एक मदरसा खोला। शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी शिक्षा को राजकीय सहायता प्राप्त थी और शिक्षा का स्तर ठीक रहा। परंतु उस समय तक शिक्षा में प्रमुख महत्व धार्मिक शिक्षा को दिया गया। अकबर ने यह अनुभव किया कि इस्लाम की धार्मिक शिक्षा को शिक्षा का प्रमुख आधार मानकर चलना शिक्षा की प्रगति के लिए हानिकारक है। अकबर ने विभिन्न स्थानों पर मकतब और मदरसे खुलवाए, हिंदू पाठशालाओं और विद्यापीठों को सहायता दी तथा उदार धार्मिक विचारों के सद्रों को नियुक्त किया गया। अकबर ने शिक्षा में गणित, भूगोल, नीति शास्त्र, गृह विज्ञान, शासन व्यवस्था, चिकित्सा शास्त्र, इतिहास आदि सभी विषयों की शिक्षा पर बल दिया। उसका विचार था कि केवल धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल देने से बुद्धि संकुचित हो जाती है। इस कारण संस्कृत विद्यालयों में भी उसने व्याकरण, न्याय और पतंजलि की टीका के अध्ययन पर बल दिया। अकबर ने शिक्षा प्रदान करने के तरीके में भी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उसका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी ही स्वयं ही प्रत्येक चीज़ को समझ सके। अध्यापक उसमें उसकी थोड़ी सहायता अवश्य कर सकता है। अकबर के इन विचारों का कितना व्यवहारिक प्रयोग किया गया होगा यह कहना कठिन है, परंतु अकबर के समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्वानों हुए। यह इस बात का प्रमाण है कि अकबर के समय में शिक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया गया था। अकबर के समय में हिंदुओं को मुसलमान मदरसों और मकतबों में स्थान प्राप्त होने लगा, जिससे हिंदुओं ने फारसी भाषा का अध्ययन आरंभ किया। इसी समय में मुसलमानों ने भी संस्कृत पढ़ना आरंभ किया। इस आदान प्रदान के कारण संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद संभव हो सका। जहांगीर के समय में भी मदरसों और मकतबों को पूर्ण सहायता मिलती रही। जहांगीर ने यह नियम भी बनाया था कि यदि किसी सरदार की मृत्यु के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपूर्ण संपत्ति का उपयोग मदरसों की सहायता के लिए कर लिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था जहांगीर के द्वारा की गई थी मुगल काल में। शाहजहां के समय में भी मदरसों, मकतबों और हिंदू पाठशालाओं को सहायता दी गई और उसकी संख्या में वृद्धि होती गई। औरंगजेब के समय में मदरसों और मकतबों को तो सहायता दी गई, परंतु हिंदू पाठशालाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस कार्य में औरंगजेब को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अधिकांश पाठशालाएं व्यक्तिगत प्रयत्नों से चलती थी, न कि राज्य की सहायता से। परंतु
फिर भी हिंदुओं की शिक्षा पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में राज्य की ओर से शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना संभव नहीं हो सका था, परंतु विभिन्न प्रांतों में जो स्वतंत्र राज्य बने उनमें से अनेक ने शिक्षा और विद्या के प्रसार में भाग लिया। फिर भी 18वीं सदी में बौद्धिक प्रगति का प्रवाह रुक गया था, जिसका परिणाम भारत का बौद्धिक दिवालियापन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का रुक जाना था। मुगल काल में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, अंबाला, ग्वालियर, कश्मीर, इलाहाबाद, लाहौर, जौनपुर, सियालकोट आदि मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र स्थान थे। बादशाहों, सरदारों और सदरों की सहायता से अनेक मकतब और मदरसे खोले गए थे। मकतबों और मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि सभी स्थानों पर शिक्षा का तरीका और शिक्षा के विषय एक समान थे, परंतु विभिन्न विद्वानों के संरक्षण में विभिन्न मदरसे विशिष्ट विषयों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। जैसे लखनऊ का फारंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, दिल्ली का शाह वली उल्लाह का स्कूल परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए और सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी, बल्कि अध्यापक की इच्छा के अनुसार उन्हें कक्षा में प्रवेश मिलता था अथवा उनकी उन्नति की जाती थी। एक विद्यार्थी की योग्यता का मापदंड उसके अध्यापक की योग्यता और उसका मदरसा होता था। विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आलिम और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल प्रमाण पत्र दिए जाते थे। हिंदुओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं और विद्यापीठ होते थे। पाठशालाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और विद्यापीठ में उच्च श्रेणी की शिक्षा का प्रबंध था। विभिन्न विद्वान अपने घरों पर भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। संस्कृत भाषा और साहित्य शिक्षा के मुख्य विषय थे। इनके अतिरिक्त धार्मिक साहित्य, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, गणित, व्याकरण आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। हिंदू शिक्षा में मुसलमानी शिक्षा की अपेक्षा धर्म की शिक्षा का अभाव था। इस कारण विभिन्न अन्य विषयों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। बनारस, मथुरा, इलाहाबाद, अयोध्या, नदिया, मिथिला, श्रीनगर आदि हिंदुओं की शिक्षा के मुख्य केंद्र स्थान थे। बनारस प्राचीन काल से हिंदू धर्मशास्त्रों, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा की शिक्षा का केंद्र रहा था। उस समय भी वह शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था। यात्री बर्नियर ने बनारस की तुलना ग्रीस के एथेंस नगर से की थी। टेवर्नियर ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बनारस की प्रशंसा की थी। इस प्रकार बंगाल में नदिया शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। शिक्षा का उससे भी प्राचीन केंद्र बिहार में मिथिला नगर था। हिंदुओं का शिक्षा की ओर अधिक झुकाव था। पाठशालाएं नगरों और गांवों तक फैली हुई थी, जो साधारणतया मंदिरों से जुड़ी हुई थी और जहां पर विद्यार्थी प्राय 4 वर्ष निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता था। 5 वर्ष की आयु में बच्चे को पाठशाला भेज दिया जाता था। पाठशाला में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विद्यापीठ में प्रवेश के लिए जा सकता था। लड़कियों के शिक्षा के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं थी और न ही उनके अध्ययन के विषय ही पृथक थे। पाठशालाओं में लड़के और लड़कियां साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। हिंदू अपनी लड़कियों की शिक्षा में अधिक रुचि लेते थे, परंतु लड़कियों में उच्च शिक्षा का अभाव था। धनवान व्यक्ति अपनी लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध अपने घर पर ही करते थे और उन्हीं को उच्च शिक्षा सुलभ हो सकती थी। इसी प्रकार शहजादों की शिक्षा के लिए योग्य विद्वानों की नियुक्ति भी की जाती थी। मुगल काल की इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस दृष्टिकोण से समुचित मानी जा सकती है कि मध्ययुगीन परंपरा के अनुसार
मुगल बादशाहों के संरक्षण में शिक्षा को सहायता दी जाती थी। समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा की सुविधा प्राप्त थी। फारसी भाषा को राजभाषा बनाकर शिक्षा में समानता और एकता लाने का प्रयत्न किया गया था। विद्वानों को दरबार में आश्रय प्राप्त होता था और जब तक मुगल साम्राज्य दृढ़ रहा तब तक शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षा और प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता रहा था। एक अन्य दृष्टिकोण से यह शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण भी थी और अपर्याप्त भी थी, क्योंकि इसमें धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। राज्य की ओर से जनसाधारण की शिक्षा का प्रयत्न नहीं किया गया था और इसमें राज्य के प्रयास कम और व्यक्तिगत प्रयास अधिक थे। स्त्री शिक्षा प्राय नामात्र के लिए थी। इसमें विभिन्न तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। इस प्रकार की शिक्षा एक व्यक्ति केवल अपने परिवार से किसी कुशल व्यक्ति के साथ कार्य करने से अथवा शाही कारखानों में कार्य करने से ही प्राप्त कर सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसी शिक्षा की प्रगति संभव नहीं थी। इस कारण भारत इन क्षेत्रों में अन्य देशों से पिछड़ गया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रगति संभव नहीं हुई। 18वीं सदी में उत्पन्न हुई अव्यवस्था ने शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक सीमित कर दिया, परंतु इन दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार किया जा सकता है कि चाहे राज्य के प्रयत्न हो अथवा व्यक्तिगत, मुगल काल में अपनी युग की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा में कमी नहीं थी। इसी कारण इस युग में हमें साहित्य और ललित कलाओं की दृष्टि से अभाव प्रतीत नहीं होता। यदि इस शिक्षा में कोई दोष था तो यह कि इसने तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया तथा बाद के समय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गई और इसका भाग्य राजनीतिक परिस्थितियों से बंध गया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान में मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।